दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज है चुका है 24 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि अब बिहार में बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए 5 अतिरिक्त हेल्थ कंडीशन को जोड़ा गया है। जहाँ इसके तहत बच्चों में होने वाले बौनापन को दूर करना भी प्राथमिकताओं में शुमार है। जहाँ इसके अलावा अत्याधुनिक दुर्बलता, विटामिन सी की कमी, बच्चों में आए जाने वाले टीबी और कुष्ठ रोग शामिल है। इसके लिए आयुष चिकित्सकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इन चिकित्सकों को नई अन्य बीमारियों को पकड़ने की जानकारी भी दी जा रही है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य लाभ में इजाफा होगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जिलों में बच्चों की उचित जांच करना, उन्हें कहां रेफर करना है, बच्चों में होने वाले कई अन्य लक्षणों की जांच करने के संबंध में उचित व्यवस्था की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नालंदा, पटना समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। खबर के अनुसार आज पटना समेत बिहार के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी मध्य, दक्षिणी पूर्व एवं उत्तर पूर्व के कई जिलों में बारिश के साथ साथ गरज वज्रपात होने की संभावना है। जहाँ इन जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं 25 फरवरी को बिहार के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व एवं उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है तथा लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने वाला है। पूर्वी हवा चलने से बारिश होने की संभावना है। जहां हाल की बारिश के बाद से बिहार के तापमान में वृद्धि होगी और धीरे धीरे ठंड का असर खत्म हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार में शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए अब हेलीकॉप्टर का सहारा लेने जा रही है। इसको लेकर के तैयारी भी शुरू कर ली गई है। खबर के अनुसार शराब टोली हेलीकॉप्टर बक्सर से लेकर के कटिहार तक गंगा की धारा के ऊपर मंडराएगा और शराब माफियाओं के ठिकानों को पहचान करके उसे नेस्त नाबूद करेगा। इतना ही नहीं, सरकार हेलीकॉप्टर के साथ साथ शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन का भी सहारा ले रहा है। आपको बता दो कि गंगा नदी के इलाकों में हेलीकॉप्टर हर दिन उड़ान भरेगी और शराब माफियाओं पर नजर रखेगी। हेलीकॉप्टर दिन में 6 से 7 घंटे तक लगातार ऑपरेशन करेगी। जानकारी की माने तो बिहार में शराब माफियाओं का अड्डा गंगा नदी के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार हेलीकॉप्टर के द्वारा विशेष अभियान चलाएगी और शराब माफियाओं को खत्म करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि चुनाव रणनीति बनाने के तौर पर मशहूर प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की अटकलें तेज है। यह सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा है कि विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस पर नेता की प्रक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। जदयू और सीएम नीतीश कुमार की ओर से भी इसका जवाब आ चुका है। अब इस मामले पर तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की अटकलों पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये तो फिर बात की बात है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति बनेंगे कि क्या बनेंगे, सबसे पहले तो बिहार को सुधार दे, बड़ी बात तो ये है। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार पूरी तरीके से बेरोजगार है, पहले तो बिहार को ठीक तरीके से चलाएं, फिर अपना राष्ट्रपति बनते रहें। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो फिर लालू जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप है। नीतीश कुमार सीताराम सिंह का हत्या किए थे, वे तो राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि हत्यारा तो राष्ट्रपति की योग्य नहीं हो सकता है। जो अगर हत्या करता हो, जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलते हो, उसको खुलेआम खुले आसमान के नीचे घूमना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि समाज सुधार अभियान पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को खूब गरजे। जब बिहार के पुरुषों को नसीहत देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि लड़कियां तिरस्कार कर देगी तो फिर कहीं के नहीं रहोगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे थे और उन्होंने मंच से दहेज प्रथा को खत्म करने को लेकर के ये बातें कही है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि आज लड़कियां किसी से कम नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आज बिहार में जो योजना बनाई गई है उससे लड़कियों को काफी लाभ मिला है। लड़कियां जितनी चाहे पढ़ सकती है, लड़कों के कदम से कदम मिलाकर के चल सकती है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में पुरुषों को समझाया कि दहेज को समाज से खत्म करना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। कम उम्र में शादी होने को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने समाज को संदेश दिया है कि कम उम्र में शादी करने से लड़कियों को कई तरह की तकलीफ होती है, बीमारियां होती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक शादी होनी चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर, नालंदा, जमुई समेत 8 जिलों के गांवों में डाकघर खोलने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द बिहार के सभी पंचायतों को डाकघर की सुविधा से लैस किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के भागलपुर, नालंदा, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास जिलों में हर 10-15 किलोमीटर के अंदर की पंचायतों को डाकघर की सुविधा से लैस किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि बिहार सर्किल देश में पहला सर्किल है जिसके सभी डाकघर CBS तकनीक से लैस है। जहां गांव में डाकघर खुल जाने के बाद गांव के लोगों को डाकघर की सुविधा के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जहां लोगों को हर सुविधा गांव में ही मिलेगी। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि दहेज ना मिलने या फिर कम दहेज मिलने पर लोग बारात को वापस लौटा करके ले जाते हैं। ऐसे कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन बिहार के पूर्णिया में एक बारात के वापस लौटने का कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल बारात के वापस लौटने का कारण है खाना परोसने में देरी होना। बारातियों को खाना परोसने में थोड़ी देर होने पर दूल्हे के पिता नाराज हो गए और दूल्हे और बारातियों को लेकर के वापस लौट गए। हालांकि उन्हें मनाने की काफी कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी और वो नहीं माने और फिर मामला थाने पहुंच गया। जब बताया जाता है कि बारात आने के बाद सभी लोग शादी की रस्में में व्यस्त हो गए, जिसके कारण बारातियों के खाने में थोड़ी सी देर हो गई, जिस कारण दूल्हे के पिता काफी नाराज हो गए। जिसके बाद बारात और दूल्हे को लेकर के वापस लौट गए। काफी मनाने के बाद भी जब वो नहीं माने तो घटना को लेकर के दुल्हन की मां ने 16 फरवरी को थाने में मामला दर्ज कराया। इस मामले में पूर्णिया के कस्बा थाना प्रभारी ने कहा है कि मामले को लेकर के दुल्हन की मां ने आवेदन दिया है। जब मामले की जांच की जा रही है। इसी मामले को लेकर के 19 फरवरी को बिहार से पंचायत बैठक बुलाई गई, जहां पंचायत में हुई समझौते के बाद दूल्हे के पिता ने दहेज में ली बाइक, 25,000 रुपये और शादी में हुए खर्च पैसे दुल्हन के परिवार को वापस लौटा दिए। दोस्तों बात करते हैं कि समस्तीपुर में पिछले दिनों हुई जदयू नेता मोहम्मद खलील रिजवी की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर जदयू नेता के साथ गो हत्या को लेकर के सवाल करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद जेडीयू के नेता की हत्या मॉब लिंचिंग की घटना के रूप में बताई जाने लगी है। इसको लेकर के अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार की एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। गाय के नाम पर मुस्लिम युवक जो खुद जेडीयू के नेता थे, उसे पीट पीट करके जिंदा जला करके दफना दिया गया। नीतीश कुमार जी बताएं कि बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, लोग कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। गाय के नाम पर मुस्लिम युवक जो खुद जेडीयू नेता था, उसे भी पीट करके जिंदा जला करके दफना दिया गया। नीतीश जी बताएं बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, लोग कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू नेता मोहम्मद खलील रिजवी का 17 फरवरी को अपहरण कर लिया गया था। इस बीच मृतक के भाई ने अपहरण से संबंधित मुसरी घराड़ी थाने में एक FIR दर्ज कराई थी। मामला जेडीयू नेता से जुड़े होने की वजह से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए SIT का गठन करके छापेमारी शुरू की, जिसमें जांच के आधार पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों बिजली कंपनियों की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने का अभियान चल रहा है। जहां राजधानी पटना में ये अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। जहां पटना के ज़्यादातर इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं के घरों और प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ता गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं। जहां उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उनका बिजली बिल न केवल बढ़ा है, बल्कि बैलेंस कट के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। परेशान उपभोक्ताओं की लंबी फहरिस्त को देखते हुए बिजली कंपनी ने अब नई पहल की है। बिहार में अगर आप स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर की समस्या को लेकर के कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के पैमाने पर बिहार फिलहाल देश में अव्वल स्थान पर है। जब बिहार में अब तक के 5,23,000 बिजली उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के एक तरफ जहां उपभोक्ता ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका बिजली बिल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली कंपनी ये दावा कर रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल बिजली कंपनी उपभोक्ताओं की शिकायत को देखते हुए हरकत में आई है। बिजली कंपनी का कहना है कि स्मार्टफोन पर ऐप के जरिए समस्या का निदान संभव है। लोग मीटर लगवाने के बाद अपने बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं। हर दिन कितना बैलेंस कटा, इसकी भी डिटेल्स उपभोक्ताओं को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में ऐसे लोग हैं जिनके पास दादा परदादा की जमीन है। अगर आप इस जमीन को बेचना चाहते हैं तो फिर इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। आपको इन सभी नियम कानून का पालन करने के बाद ही जमीन बेचने की अनुमति मिलेगी।
अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम कानून आखिर है क्या, ताकि सभी लोगों को इसकी सही जानकारी मिल सके। जब पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत सभी जिलों में दादा परदादा की जमीन बेचने के लिए नियम कानून आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में पुश्तैनी पारिवारिक या फिर दादा पिता के नाम से जमीन से लेकर के घर मकान को बेचने से पहले आपको वंशावली बनानी होगी। जब वंशावली बनाने के बाद उस जमीन का पारिवारिक बंटवारा करना होगा। पारिवारिक बंटवारे के बाद आपके हिस्से में जो जमीन आएगी उसे अपने नाम से जमाबंदी करानी होगी। परिवार में यदि कोई बेटी है तो बंटवारे के समय उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संबंधित व्यक्ति को प्राप्त करना होगा। इसके बाद संपत्ति का बंटवारा होगा। जब दादा परदादा की जमीन की जमाबंदी जब आपके नाम से हो जाएगी, इसके बाद आपको उस जमीन को बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि यूक्रेन में पल पल बदलते हालात और गहराते तनाव के बीच 242 भारतीय दिल्ली लौट आए हैं, जहां इनमें अधिकांश यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं हैं। अपनी मिट्टी में आकर के जहां भारतीय छात्रों ने राहत की सांस ली है, वहीं उनके घर वाले के लिए भी ये बड़ा भावनात्मक संबल है, जो यूक्रेन पर रूस और अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो के बीच बढ़ते तनाव से अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित थे। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने बताया है कि आखिर वहां किस तरह का माहौल था और अब जब वे अपने वतन वापस आए हैं तो उनके एहसास क्या है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने दिल्ली लौटने के बाद वहां के हालात को बयां करते हुए कहा है कि एक छात्र के तौर पर मुझे वहां यानी कि यूक्रेन में बहुत डर लगता था, जहां अब यहां आकर के मैं राहत महसूस कर रहा हूं। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के लिए वरुण गांधी लगातार मुसीबतें खड़ी कर रही है। जहां एक बार फिर से वरुण गांधी ने भाजपा के नीतियों को लेकर के बड़ा सवाल उठाया है। जहां वरुण गांधी ने सरकारी संस्थानों को निजीकरण किए जाने को लेकर के कहा है कि इससे जबरन सेवानिवृत्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि निजीकरण के कारण लाखों लोग एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। किसान आंदोलन में मारे गए लोगों को मुआवजा देने तथा दूसरे मुद्दे पर मोदी सरकार यानी कि अपनी ही सरकार पर कई बार सवाल उठा चुके पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने इस बार बैंकों और रेलवे में हो रही निजीकरण को लेकर के केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट पोस्ट पर लिखा है कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर देगा यानी कि बेरोजगार कर देगा। जहां समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवार की उम्मीदें। जहां सामाजिक स्तर पर आर्थिक समानता पैदा करके एक लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती है, ये वरुण गांधी ने कहा है। साथ ही अपने ट्वीट से वरुण गांधी ने खुद को लोक कल्याणकारी सरकार बताने वाली मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, जबकि वरुण गांधी उसी पार्टी से सांसद हैं। वरुण गांधी ने 3 दिन पहले भी अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए बैंकों से कर्ज लेकर के विदेश भागने वाले नीरव मोदी और विजय माल्या को धन पशु बताया था। साथ ही उन्होंने अपने मजबूत सरकार से यक्सा लेने की उम्मीद जताई थी। दोस्तों जमाना सोशल मीडिया का है। आधुनिक संचार के इस माध्यम से जवां दिलों में प्यार पनपने में देर नहीं लगती है। जब बिहार के बाढ़ में एक लड़का और एक लड़की इंस्टाग्राम से एक दूसरे के संपर्क में आए, उनमें बातचीत हुई, मेल जोल बढ़ा और फिर दोनों ने भागकर लव मैरिज कर ली। सीतामढ़ी की रहने वाली विभा और मनेर के निवासी रोहित के बीच सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्रेम 3.5 साल तक चला। अलग अलग जाति से आने वाले विभा और रोहित ने साथ जीने मरने की कसमें खाई और शादी करके एक हो गए। मगर उनके घर वालों को यह मंजूर नहीं है, वे उन पर अलग होने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। परिवार वालों के दबाव से तंग आकर के नवविवाहिता जोड़े ने प्रशासन और मीडिया से गुहार लगाई है। रोहित ने बताया है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब मेरी पत्नी विवाह के द्वारा अपने पिता को इसकी जानकारी दी गई तो फिर वे उसकी शादी दूसरी जगह तय करने लगे, लेकिन हमें यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए हमने भाग करके शादी कर ली। मगर शादी के बाद मुझे धमकियां मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि तुम दूसरी जाति की हो, तुमने हमारी जाति को बदनाम कर लिया है शादी करके। वहीं विभा ने बताया है कि उसके घर वालों को उनके प्यार की जानकारी थी। मैंने अपनी मर्जी और खुशी से रोहित के साथ शादी की है। मैं अपने परिवार से कहूंगी कि या तो हमारी शादी को स्वीकार करें या फिर हमें स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने दे, आजादी से जिंदगी जीने दे, रहने दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम दोनों कोई गलत फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को फिर से विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जहां केंद्रीय एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। खबर के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू को लेकर के इसे 40 शहरों में शामिल किया है। जहां इसके लिए पताही हवाई अड्डे को तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट को फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। आपको बता दूं कि उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई सेवा को गति देने के लिए हेली सेवा पोर्टल शुरू किया है। जहां इस पोर्टल की मदद से देश भर के शहरों को हवाई सेवा के साथ जोड़ा जाएगा। जहां साथ ही साथ लोग हेलीकॉप्टर से भी सफर तय कर सकेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और नवादा में दूसरे चरण का जमीन सर्वे शुरू किया गया है। इसको लेकर के विभाग द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जिलों में जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। उस आधार पर सभी जमीन मालिक के नाम से नया खतियान और नक्शा सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। साथ ही साथ जमीन जीवित रैयत के नाम से अपडेट हो जाएगा। आपको बता दूं कि सर्वे के दौरान किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए नंबर जारी किए गए हैं। इस नंबर पर आप अपनी कोई शिकायत या फिर कोई सुझाव या अपना विचार दे सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इससे बिहार में जमीन से संबंधित विवाद खत्म होंगे। साथ ही साथ जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी होगी। राजस्व विभाग ने जो नंबर जारी किया है वो है 061222800012 और व्हाट्सएप नंबर है 6299923536। ये नंबर जारी किया है। अगर आपको जमीन सर्वे से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बहुत से लोग उम्र कम करके मैट्रिक का फॉर्म भरते हैं। इस साल मैट्रिक के हो रहे एग्जाम में कई छात्रों की पहचान की गई जो उम्र कम करके एग्जाम दे रहे थे। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड अब ऐसे लोगों पर यक्सा लेने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उन स्कूलों की पहचान की जा रही है जो स्कूल कम उम्र करके छात्रों का फॉर्म भरवाते हैं। ऐसे स्कूलों पर बोर्ड के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि बिहार में कोई भी छात्र दोबारा मैट्रिक का परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उम्र छिपा करके परीक्षा देना गलत है। जब बोर्ड अब ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर रहा है जिन्होंने छात्रा का उम्र छिपा करके मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भरवाया है। आपको बता दूं कि मैट्रिक परीक्षा के दौरान कई केंद्र से ऐसे छात्र पकड़े गए हैं जिन्होंने स्कूलों में 9वीं और फिर 10वीं की पढ़ाई नहीं की है और सीधे मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। ये लोग उम्र कम करके एग्जाम दे रहे थे। अब बोर्ड स्कूलों पर कार्रवाई करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भाजपा की पूरी टीम मैदान में उतरी हुई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता सभाएं कर रहे हैं। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में जुबान फिसलने की वजह से बीजेपी को खूब ट्रोल किया। कुछ दिन पहले एक जनसभा में अमित शाह ने कहा था कि अगर भाजपा सरकार में आएगी तो 12वीं पास करने के बाद इंटर में दाखिला लेने वाले छात्रों को लैपटॉप मिलेगा। इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर के बीजेपी की खूब किरकिरी हुई। इसी बीच फिर से एक बार अमित शाह की जुबान फिसल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सुनाई दे रहे हैं कि भाषण के दौरान अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी 24 घंटा सोते हैं ताकि देश के गरीबों का कल्याण हो। जहां अमित शाह के इस वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तंज कस रहे हैं। आप भी आगे इस वीडियो को देखिए। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। दोस्तों अब बात करते हैं कि बजट में बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 नए टीवी चैनलों को शुरू करने का ऐलान के बाद सरकार अब इसके अमल में भी तेजी में से जुट गए हैं। फिलहाल इसका जो खाका तैयार किया गया है उनमें सभी राज्यों और प्रमुख शैक्षणिक एजेंसियों को भी चैनल चलाने का जिम्मा दिया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल वे बच्चों को स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने में ले सकेंगे। अभी राज्यों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई समर्पित चैनल नहीं है। ऐसे में इस पूरी पहल को काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पशुपालन मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का 1 साल में ही भाजपा से मोह भंग हो गया है। उनका मानना है कि भाजपा को समर्थन देना एक भूल थी। उनकी पार्टी और निषाद समाज अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। निषाद समाज के लिए लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे मुकेश सहनी यूपी चुनाव में अम्बेडकर नगर जनपद के आलापुर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरगंज में चुनावी सभा में कहा कि वीआईपी ने हमेशा भाजपा को समर्थन दिया ताकि निषाद समाज के लिए अच्छे दिन आ सके, लेकिन भाजपा ने निषाद समाज को हमेशा ठगा है। भाजपा निषाद वोट से सत्ता पर काबिज हुई है और अपने वादे भूल गई है। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि संविधान में निषाद समाज को जो आरक्षण दिया गया उत्तर प्रदेश में उसे भी लागू नहीं किया गया है। इस सरकार ने निषाद समाज को अंधेरे में ढकेल दिया है, पर इस चुनाव में निषाद समाज अच्छे दिन के प्रलोभन में नहीं आएगा।
दोस्तों बड़ी खबर मोतिहारी जिले से है। यहां से पंजाब के लिए रवाना हुई डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें बस में सवार 30 से ज़्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो बताए जा रहे हैं। जहां घायलों में महिलाएं भी शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा यूपी के शाहजहांपुर जिले में हुआ है। जानकारी के अनुसार जिले की पुरावा थाना क्षेत्र के नवापुर गंगा गाँव के पास ये घटना हुई है, जहाँ STO से बचने के चक्कर में प्राइवेट डबल डेकर बस का ड्राइवर नेशनल हाईवे छोड़ करके शॉर्टकट रास्ते से मोतिहारी बिहार से पंजाब की तरफ जा रहा था। तभी एक गांव के पास जाकर के बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जब बिहार के अंबाला जा रही इस डबल डेकर बस में 100 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें यात्रियों में से 35 यात्री घायल हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जब पिछले दिनों लोगों के ATM से पैसों की निकासी की गई, फिर सेक्सटर्सन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहीं एक और मामला सामने आया है, जिसमें नौकरी के नाम पर ठगने का खुलासा हुआ है। जहां शातिर साइबर अपराधियों ने बेल्ट्रॉन की मूल वेबसाइट से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाई और फिर नौकरी के लिए बाकायदा वैकेंसी भी निकाली। जहां इस फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जालसाज शातिरों ने अभ्यर्थियों से ठगी का मंसूबा पाल रखा था। इस मामले में बेल्ट्रॉन के परियोजना पदाधिकारी जाहिद लतीफ ने पटना के शास्त्री नगर थाने में अज्ञात जालसाजों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यह बेल्ट्रॉन ने लोगों से ऐसी फर्जी वेबसाइट से बचने की नसीहत दी है और कहा है कि लोग फर्जीवाड़ा के चक्कर में ना पड़े। यह शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। बेल्ट्रॉन की ओर से दर्ज FIR में यह बताया गया है कि बेल्ट्रॉन की मूल वेबसाइट bsedc.bihar.gov.in है, जबकि शातिर द्वारा बनाई गई फर्जी वेबसाइट bsedc.bihar.gov.co.in है। बेल्ट्रॉन के अधिकारियों का कहना है कि उनके यहां से नौकरी के लिए किसी तरह की कोई भी वैकेंसी निकाली ही नहीं गई है। जहां वहीं पुलिस IP एड्रेस के जरिए अपराधियों पर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यह जाहिर सी बात है कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामले ने पुलिस के होश उड़ा रखे हैं। जहां लगातार इस तरह के मामलों में तेजी देखी जा रही है, जिस पर लगाम लगा पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव करके बड़ा बयान दे दिया है। जहां पप्पू यादव ने कहा है कि वे राजनीति को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं। कल पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव किया और कहा है कि हंस दाना चुग रहा है और कौवा मोती खा रहा है। किसानों को मारने वाले लोग मंत्री बने हुए हैं और अब राम रहीम को सिक्योरिटी दे रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं। वहीं लाइव की शुरुआत में उन्होंने कहा है कि मेरा मन करता है कि मैं अब राजनीति छोड़ दूं और बस मानवता की सेवा करूं। उन्होंने आगे कहा है कि तकलीफ होती है कि इस देश में जनता भी भ्रष्टाचारियों को और लुटेरों को और बेईमानों को चाहती है, जिसके पास जितनी दौलत AK-47 माँ बेटियों का शोषण करने की पूरी ताकत, चाहे वो बाबा हो या फिर नेता पदाधिकारी हो या फिर कोई व्यक्ति, वही लोग इस देश को चला रहे हैं। राम रहीम को लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि जिस बाबा पर घिनौना काम करने का आरोप लगा है, महिलाओं को बेचने समेत कितने आरोप हो, वह BJP वाले या फिर कुछ ऐसे दल कौन सा कुकर्म या फिर पाप नहीं करते। क्या हमारा लोकतंत्र कमजोर हो गया है? क्या हमारा संविधान कमजोर हो गया है? क्या हम सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे? पप्पू यादव ने कहा है कि इस देश में 90% बाबा अकुत पैसा कमा करके लूट करके आराम से जिंदगी जीते हैं। क्या कारण है कि ये बाबा लोग ही नेता को, सिस्टम को और लोकतंत्र को चला रहे हैं? क्या इन बाबाओं के खिलाफ जिहाद नहीं होना चाहिए? जब पहले चुनाव के लिए पैरोल दिया गया इन चरित्रहीन को, जिन्हें फांसी होनी चाहिए, जिनकी नज़र बहन बेटियों पर हो, उनको जिंदा रहने का हक नहीं है, उन्हें Z+ सुरक्षा दे दी गई है। ये कैसा सिस्टम है? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली जिले में शादी का अनोखा रिसेप्शन देखने को मिला। जहां वैशाली के भगवानपुर में एक अनोखा नज़ारा देखने को उस वक्त मिला जब कैप्टन शिखर गगन अपनी शादी का रिसेप्शन सेना की वर्दी में मनाते नजर आए। दरअसल राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के छोटे पुत्र की रिसेप्शन पार्टी मनाई जा रही थी, जहां कैप्टन खुद अपने वर्दी में थे तो वर वधू की सुरक्षा में सेना के जवान तैनात थे। पूरे लाव लश्कर के साथ दुल्हा दुल्हन आने वाले मेहमानों का आशीर्वाद ले रहे थे। यहां तक कि स्टेज पर भी 4 आर्मी के जवान तैनात थे। जहां सेना के बैंड की धुन लोगों का उत्साह बढ़ा रही थी, लिहाजा इस खास जोरों को आशीर्वाद देने भी खास लोग पहुंचे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते थे कि शराबबंदी के बाद बिहार में पर्यटकों की संख्या में कमी आएगी, लेकिन इसके उलट बिहार में शराबबंदी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि पर्यटक बिहार में शराब पीने नहीं बल्कि यहाँ की खासियत और चीज़ों को देखने आते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत भागलपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हवाई अड्डा मैदान में जीविका दीदियों को संबोधित किया। इस दौरान CM नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में
शराबबंदी लागू होने के बाद 1,60,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से अपील करते हुए कहा है कि बिहार में बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ और शराबबंदी को लेकर के अभियान चल रहा है, जिसे रोकने नहीं देना है। उन्होंने कहा है कि इसे निरंतर जारी रखना होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई तो शराबबंदी कानून पर लोगों ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून पर सवाल क्यों, जबकि मौत तो शराब पीने से हुई। नीतीश कुमार ने कहा है कि उस घटना के बाद हमने समाज सुधार अभियान चला करके लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि रांची की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाने के बाद एक दिन बाद आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चारा घोटाले में शामिल थे और उन्होंने घोटाले के सरगना श्याम बिहारी सिंह से पैसा लिए थे। जहां तिवारी का ये बयान नीतीश कुमार के कहने के बाद आया है कि जो नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ याचिका दायर करने में शामिल थे वह पार्टी के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके करीब भी बैठे हैं। शिवानंद तिवारी ने बताया है कि नीतीश कुमार इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें समाजवादी नेता का प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद मुखर हो गए हैं। जब भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार भी चारा घोटाले में शामिल थे और झारखंड तब बिहार का हिस्सा था, जहां उनके खजानों से अवैध निकासी के बाद पैसे लिए थे। क्या नीतीश कुमार में सुशील कुमार मोदी द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार करने की हिम्मत है? मैं सुशील कुमार मोदी को फिर से नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों को दोहराने की चेतावनी दे रहा हूं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर छिड़ी चर्चा के विषय पर उन्होंने आज दो टूक कहा कि मुझे ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है, इस बात में कोई दम नहीं है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आइडिया भी नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि विपक्ष उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अपना साझा उम्मीदवार बना सकता है। जुलाई में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी महीने प्रशांत किशोर और केसीआर के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। जब वहीं पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी केसीआर के अलावा शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इन सभी मुलाकातों का एजेंडा राष्ट्रपति चुनाव के जरिए भाजपा को झटका देने की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में चल रही चर्चाओं के अनुसार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान उनके सामने इस प्रस्ताव को रखा है। प्रशांत किशोर राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार की उम्मीदवारी चाहते हैं और नीतीश कुमार के समर्थन के लिए दूसरे दलों के नेताओं से भी संपर्क साधा है। दोस्तों, बात करते हैं कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण अपील की है। जब सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को उठाया है। अगर केंद्र ने नीतीश की मांग को स्वीकृति दी तो भोजपुरी को राज्यसभा का दर्जा मिल सकेगा और एक दीर्घकालिक मांग पूरी हो जाएगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की ओर से कई सालों से भोजपुरी को राजभाषा का दर्जा देने की मांग किया जा रहा है। बिहार कैबिनेट ने 2017 में केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक केंद्र ने इस पर कोई भी विचार नहीं किया है। इस बीच पिछले सप्ताह झारखंड ने भोजपुरी और मगही भाषा को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटा दिया तो नीतीश कुमार ने इस पर गहरी आपत्ति जताई। अब उन्होंने भोजपुरी को लेकर के केंद्र से फिर से विधानसभा की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को उठाया है। भोजपुरी और अंगिका उन 38 भाषाओं में से हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग संसद में और दूसरे मंचों पर लगातार उठती रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपको जल्दबाजी में रेलवे सफर करना है तो फिर खबर आपके लिए है, क्योंकि रेलवे ने यूपी बिहार की कई ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा की है। साथ ही साथ कई का रूट बदला गया है। इसीलिए जानकारी के बाद ही घर से निकलेंगे तो फिर सफर में होने वाली परेशानी से बच पाएंगे। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के ऐशबाग स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। साथ ही रेलवे को कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लेना पड़ा है। साथ ही कईयों के रूट भी बदले गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना के सीएम केसीआर और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पहल पर नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पर उम्मीदवार बनाए जाने की बात किसी आधिकारिक मंच से नहीं की गई है। इसके बावजूद भी उनके उम्मीदवार बनाए जाने पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा पर कहा है कि नीतीश कुमार देश के सभी बड़े पदों के लायक हैं।
जहां अगर वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं तो फिर वे उनका खुलकर समर्थन करेंगे। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार के सीएम बनने की भी इच्छा जताई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार देश के इस सर्वोच्च पद के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को पूरा समर्थन है। वे अंगद की पैर की भांति नीतीश कुमार के साथ हैं और समय आने पर राष्ट्रपति पद के लिए भी नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है, जहां आरजेडी ने एमएलसी चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। जब पूर्णिया सीट से अब्दुल सुभान को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दूं कि अब्दुल सुभान पूर्णिया की 82 विधानसभा सीट से एमएलए रह चुके हैं। निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने आज फिर से तीसरे चरण की सूची जारी की है। विधान परिषद के चुनाव को लेकर के आरजेडी ने एक बार फिर से तीसरी सूची जारी की है, जिसमें बचे एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव को लेकर के राजद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में कमजोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए सरकार कई तरह के सोशल स्कीम चलाती है। इसमें लोगों को रोजगार देने से लेकर के फ्री राशन स्कीम भी शामिल है। राशन के वितरण के लिए सरकार लोगों को राशन कार्ड देती है। इस कार्ड की मदद से लोग अपने घर के पास किसी भी राशन की दुकान से राशन की सुविधा उठा सकते हैं। कोरोना काल में राशन कार्ड की मदद से सरकार ने 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन की सुविधा पहुँचाई थी। जब लोगों को राशन में चावल, दाल और गेहूँ दिया जाता है। जब लोगों को राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलता है, लेकिन ये आमतौर पर देखा गया है कि राशन की दुकानों पर दुकानदार लोगों के साथ कई बार बेईमानी करते हैं और उन्हें घट टोले के द्वारा कम राशन दिया जाता है। ऐसे में इन मामलों को रोकने के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जहां इससे लोगों को सही मात्रा में राशन की सुविधा मिल पाएगी। जहां अब सभी राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि EPOS की चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक तराजू की मदद से लोगों के साथ कम राशन देने की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी और तय मात्रा के अनुसार सभी को राशन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले राशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के इरादे से इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने से प्लान सरकार ने बनाया है। इससे लोगों को सही मात्रा में राशन मिल सकेगा। अगर राशन दुकानदार आपको कम राशन देता है तो फिर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। 80 करोड़ लोगों को 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलो की दर से राशन मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार पटना एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर विकसित कर रही है। इस एयरपोर्ट को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। आने वाले समय में ये एयरपोर्ट 80 लाख पैसेंजर्स की क्षमता वाला होगा। खबर के अनुसार पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ये काम पूरा हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट पर सालाना पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 80 लाख हो जाएगी। वहीं वर्तमान समय के इसकी पैसेंजर क्षमता 25 लाख है। आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना को आधुनिक और खूबसूरत बनाने के लिए काम तेजी के साथ किया जा रहा है। बहुत जल्द ही ये देश के बेहतर एयरपोर्ट में से एक हो जाएगा। हर साल इसकी रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि चारा घोटाले के एक और मामले में अपराधी ठहराए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर परोक्ष तौर पर हमला करते हुए सोमवार को कहा कि वे उनसे लड़ते हैं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। लालू को चारा घोटाले के एक और मामले में बीते सप्ताह अपराधी ठहराया गया तथा उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई तथा वे रांची में न्यायिक हिरासत में हैं। वही लालू प्रसाद यादव के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। वे हरा नहीं सकते, इसीलिए षड्यंत्रों से फंसाते हैं। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर लिखा गया है कि ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है और ना आएगा। लालू के हवाले से उनके ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है कि अन्याय, असमानता से, तानाशाही, जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा। डाल करके आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसकी जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेगी सलाखें। आपको बता दूं कि तकरीबन 3 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद लालू प्रसाद को पिछले साल जमानत मिली थी। जहां उन्होंने अपने दोनों ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI और ED पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रकोष्ठ के भांति काम करने का इल्जाम लगाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।